हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान में प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद होता, लघुत्तरीय प्रश्न हमें जल्दी नहीं याद होता। तो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। 70 नंबर का पेपर है ना, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो मैं गारंटी लेता हूं 70 में 65 नंबर करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो जो आपका है बिल्कुल पक्का होने वाला है आपका पूरा का पूरा नंबर। क्योंकि इसमें मैं आपको सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है ना, उसका जो 70 नंबर का पेपर आता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। देखो, मैं आपको जो भी बताऊंगा इस वीडियो में वो सारे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में जरूर आएगा। और महामैराथन क्लास है, आपके लिए बहुत ही बड़ी क्लास है। अगर आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सामाजिक विज्ञान के हर एक टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पेपर में आप धुआं उड़ा दो, एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है सामाजिक विज्ञान का, क्योंकि सामाजिक विज्ञान आपका एक सरल सब्जेक्ट है। अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा बताएंगे, सारे लघुत्तरीय सारे दीर्घोत्तरीय, मतलब इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, 5000 का लाइक का टारगेट है। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो ताकि मैं आप लोगों को जो और सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियो ला सकें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर लाइक जल्दी से कर दो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, उनके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 3 स्टार वाले हैं। ठीक है, 3 स्टार का मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। हर साल आप 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बताएंगे वो 100% आएगा, क्योंकि 100% का मतलब है कि बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप बिल्कुल से पढ़ लो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बता दीजिए, तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखो, एक जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, देखो फ्रांस की क्रांति में आपको पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या, ऐसे बहुत सारे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये तो बताया गया होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शंस आपके पास है, पहला का वाला है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, गा है 1790 ईस्वी एंड घा 1787 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वो हमारा हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, विलियम प्रथम को, हिटलर को या मैथ्सिनी को? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से हमारा ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको? ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई जर्मनी का एकीकरण, और अभी मैंने आपको जल्दी इटली का एकीकरण भी पढ़ाया है, जर्मनी और इटली। ठीक है, देखो जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ लेना, क्योंकि आपके लघु उत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, कब ये पूरा हुआ, इसका जनक कौन है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, ऐसे इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था स्टूडेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो आई होप कि आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 3 का ही 2 का है, भारत में
राष्ट्रवाद से। तो पहला तो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है, सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है, जिसमें महात्मा गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो हमारा 1930 में जो है ना वो हुआ था सबनिया विज्ञान आंदोलन। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना उसकी स्थापना कब हुई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है का वाला 1885 ईस्वी में, खा है 1904 ईस्वी में, गा है 1857 ईस्वी में, गा है 1855 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो महामंडी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था। तो महामंडी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आप पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, ध्यान से समझो, यहां क्या पूछ रहा है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ठीक है, कहां पर स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया में। देखो वाशिंगटन में है या जिनेवा में है या हमारा न्यूयॉर्क में है या फिर हमारा ऑस्ट्रिया में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखो यहां एक नाम आया है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण करना। ठीक है, तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है किस देश से हुई? पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो हमारा इन चारों में से किस देश से हुआ था? रोम से, इटली से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रिया से। तो पुनर्जागरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण की शुरुआत हमारा किस देश से हुआ था स्टूडेंट? तो पुनर्जागरण की शुरुआत हमारा इटली से हुआ था। कहां से हुआ था? पुनर्जागरण की शुरुआत हमारी इटली से हुई थी। ठीक है, इटली से हमारा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लिखा कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बता रखा है। का ऑप्शन है काली मृदा, खा है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा या गा है लेटराइट मृदा। देखो कपास की खेती अगर आपको करना है तो का से कपास और का से काली मृदा, क्योंकि काली मृदा को हम काली कपास की मृदा भी कहते हैं और काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मृदा हमारा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है, सबसे उपयुक्त है, सबसे मस्त है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। इसमें देखो लिखा हुआ है कि पंजाब, जो पंजाब राज्य है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है, भूमि का निम्नीकरण यानी कि भूमि का खत्म होना, भूमि का कम होना, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन रीजन है वो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई जो है पंजाब में सबसे मेन है भूमि निम्नीकरण का कारण। ठीक है, तो पंजाब में आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखो 3 फसलें होती हैं, सभी को पता होगा। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल। रबी खरीफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है। तो यहां हमारा चावल है, मोटे अनाज है, चना, काला चना या कपास है। तो अगर आपको बताया जाए कि कौन सी रबी की फसल है तो चना या काला चना जो है हमारा एक रबी की फसल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो
कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि, जो कर्तन दहन कृषि है या फिर हम इसे झूम कृषि भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि हमारा किस राज्य में पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम? तो कर्तन दहन कृषि जो है वो हमारा किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना कि कर्तन दहन कृषि जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में जो है वो कर्तन दहन कृषि पाया जाता है, जो कि आप लोगों का एक अलग सा नाम है, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कुछ हार्ड नहीं है। सामाजिक विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस पर आप मेन पे फोकस करो कि लाइक अगर आपका ये वाला सही है तो इसी पर डायरेक्ट फोकस करो, 3 को छोड़ो। ऐसे आपका ये वाला सही है तो इसी पर डायरेक्ट फोकस करो। आपको चारों विकल्प याद करने की क्या जरूरत है? जो आपका सही है उसको याद करो। जैसे देखो, झारखंड में स्थित कोडरमा नाम याद करो भाई, कोडरमा इसमें मेन पॉइंट है, ठीक है। तो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अर्वरक का, लौह अयस्क का या तांबा का? तो कोडरमा याद रखना कि जो कोडरमा नाम आया है वो केवल अर्वरक के लिए आया है। तो कोडरमा से आप अर्वरक को तैयार कर लो, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कोडरमा किसके लिए जाना जाता है? हमारा अर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अर्वरक के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12, और आई होप कि आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इन चारों में से कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत, देखो, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इन चारों में से हमारा कौन सा है जो सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत। तो आप लोग बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कोयला है ना, कोयला वो सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कौन सा है? कोयला जो है वो सौर ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखो, चूना और पत्थर दो नाम आया हुआ है। चूना पत्थर, देखो मोटर गाड़ी में तो चूना पत्थर भाड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो मोटर गाड़ी हो नहीं सकता। चीनी में तो चूना पत्थर भाड़ा नहीं जाता, ठीक है। एल्यूमिनियम में भी नहीं। सीमेंट को अगर आपने देखा होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा पीस करना, जो हमारा चूना पत्थर होता है उसको बहुत ही ज्यादा महीन, जिसे कहते हैं बहुत ही, उसको पीस कर बहुत ही ज्यादा मुलायम बना दिया जाता है, ठीक है। और वो जो होता है चूना पत्थर के रूप में सीमेंट जो है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो भाई भारत में अगर पाइपलाइन ज्यादा परिवहन अच्छा है क्या, या रेल परिवहन, या वायु परिवहन, या सड़क परिवहन? वायु परिवहन तो अभी तक हमने नहीं किया, तो कहां से यार प्रमुख है? रेल परिवहन बहुत ही कम, ठीक है। पाइपलाइन तो बहुत, वो तो सींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। सड़क परिवहन, जो सड़क परिवहन है वो भारत में सबसे अच्छा है भाई। आप कम समय में, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से यात्रा कर सकते हो, पैदल यात्रा कर सकते हो, अपने सवारी से भी कर सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा है, कम दाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या। भारत में जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी कितनी संख्या है? भारत में केंद्र शासित राज्य 9 है, 7 है, 10 है, 8 है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। तो भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वो 8 है, ठीक है। तो अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मताधिकार की आयु है। मताधिकार का मतलब क्या होता है? मत देना। जैसे आप कहते हो नहीं कि हम इनको मतलब वोट देंगे, वोट, मत का मतलब क्या होता है? वोट। बहुत सारे लोग जब वोट पड़ता है ना, जाते हैं, ठीक है, और वहां अपना वोट देते हैं, अपने जिसको देना हो। बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 साल। अगर आप 18 साल के हो, 18 साल से ऊपर हो, 18 साल तक हो, तो आप मत अधिकार यानी कि मताधिकार की आयु है और आप मत दे सकते हो, ठीक है। आप मत देने का अधिकार आपके पास हो चुका है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी देश की विकास को निर्धारित करने का आधार है। अगर हमें किसी देश का विकास जो है, विकास को निर्धारित करना है, जानना है कि ये देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो अगर हमें यह जानना है तो हम इन 4 चीजों के द्वारा, पहला भैया स्वास्थ्य तथा शिक्षा का स्तर, इस देश में जो है वो स्वास्थ्य का स्तर कैसा है और शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्वस्थ हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी। प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्तियों की आय जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस व्यक्ति का जो आय है वो कितना है। प्रति व्यक्ति आय 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। एंड व्यक्तियों की साक्षरता स्तर भी जानना जरूरी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, हमें उपयुक्त सभी यानी कि सभी चीज़ों को जानोगे तभी आप बता सकते हो किसी देश की विकास, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर हमारा विभाजित है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो अगर हम ये बताएं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर हमारा विभाजित है, तो वो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, वो स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व है। क्या है? उद्यमों का स्वामित्व। और 20 जो कि टॉप 20 मैं आपको बताऊंगा ओनली क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। देखो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो हमारा जिनेवा में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। देखो, मैं आप लोगों को बताया हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा जो सीरीज है लाया हूं जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट के वो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। एग्जाम में 100% आएगा। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो आपका जो ये लघु उत्तरीय वाला जो आप लोगों का है और दीर्घ उत्तरीय, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद ही नहीं होता, हम कितना भी याद करें जल्दी याद नहीं होता, ठीक है। तो चलो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिया ना, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन समझो फिक्स है, 4 नंबर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। देखो, जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, और उनके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, ठीक है। और उनके कुछ प्रमुख सुधार हैं जो निम्नलिखित हैं, बहुत अच्छे से सुधार किए थे जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। पहला, शासन संबंधी सुधार। देखो, शासन संबंधी सुधार में क्या है कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांत पर आधारित थी, और देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए शासन पर केंद्रीयकरण किया। मतलब देश में जो राजा थे, राजा कुछ भी कर सकते थे, तो उस अराजकता को समाप्त करने के लिए ना बहुत सारे नियम लगाए गए। देखो, राजा क्या था ना, पहले ऐसा होता था कि राजा होते थे देश में, और वो चाहे जो करे, ठीक है, चाहे व्यक्ति को कुछ भी करे, कुछ नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो इस चीज को समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा है आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, ठीक है। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, एंड मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी समाप्त किया। जो ये चोर बाजारी होती है, सट्टेबाजी होता है, इन सबको समाप्त किया। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार हैं। तीसरा सुधार, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। जो नेपोलियन था, उन्होंने जो अपने मतलब देश के जो धार्मिक मतलब धर्म पर कोई भी रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का
प्रयत्न किया, ठीक है। एंड राज्य की ओर से सभी अपने धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की। आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म की पूजा कर सकते हो, ठीक है। इस पर जो है ये बिल्कुल फ्री कर दिए। शिक्षा संबंधी सुधार, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्व बैंक की स्थापना भी किया। तो शिक्षा संबंधी सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षा अगर है तो वो देश बहुत ही आगे जाता है, ठीक है। तो शिक्षा संबंधी सुधार भी किए गए नेपोलियन के शासन में। एंड सार्वजनिक सुधार, तो नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, ठीक है। एंड आवागमन का सुगम बनाने के लिए, ठीक है, 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। तो नेपोलियन ने बहुत अच्छे से सुधार किए थे, ये पॉइंट याद रखना। कुछ 4 पॉइंट है, शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, एंड हमारा धार्मिक सुधार, एंड शिक्षा संबंधी सुधार, साथ में आपका सार्वजनिक सुधार। तो ये सब पॉइंट जो है आप याद कर लो। अगर आपको पॉइंट याद है ना, पॉइंट याद है तो आप लोग वहां आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है शिक्षा संबंधी सुधार में भाई शिक्षा का ही सुधार किया गया था, धार्मिक सुधार में धर्म की ही सुधार की गई थी। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अगर आप इनके पॉइंट हेडिंग याद रखते हो, ठीक है। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक विज्ञान में मेन होता है हेडिंग, फिर आप लिखते चले जाओ, कुछ भी भरते चले जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई जर्मनी के एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था उसकी प्रक्रिया का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो चलो हम लोग समझते हैं पूरी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। देखो राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी, इसलिए उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, ठीक है। मतलब एक क्या किया, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। बट इस पहल को, ठीक है, इस पहल को क्या किया, जो राजशाही है, राजा हैं, ठीक है, राजा और उनकी जो फौज की ताकत है, ठीक है, फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी जो थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि वो राजा थे, ठीक है। और उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा थे, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का न्यू संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, और इसका जो मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, जिसने जो प्रसा की सेना है पूरी और जो नौकरशाही उसकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई, ठीक है। 7 वर्ष के बाद जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। एंड इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जर्मनी का एकीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें अब पेन नहीं चला रहा हूं ताकि आप लोग इसका नोट बना लो, ठीक है। तो यहां से आप नोट को, राष्ट्रवादी भावनाएं जर्मन मध्य वर्गीय जर्मन में काफी ज्यादा व्याप्त थी और पूरा 1871 में ये पूरी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जर्मनी का एकीकरण मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। एंड फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट, भारत में जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध कैसे किया गया एंड परिणाम क्या हुआ। भाई देखो रॉलेट एक्ट एक कानून था, ध्यान से समझना क्या था। जो रॉलेट एक्ट था ना, एक कानून था। अब रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये केवल भारतीय लोगों के लिए था। भारतीय लोगों को बिना मुकदमे को चलाए बिना 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये तो खतरनाक कानून था ही, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 इसमें पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। केवल अगर आपको शंका है, ठीक है, अगर आपको इस भारतीय पर शंका है तो उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसा कानून था जो कि बिल्कुल बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि भाई ऐसा कानून क्यों बनाए हो, ठीक है। क्योंकि अगर करना है तो सभी पर करो, केवल भारतीयों पर क्यों, ठीक है।
परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करने के शुरू के साथ मार्शल लॉ कानून दिया, ठीक है, कर दिया। एंड 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इन्हीं सब के कारण भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, बहुत सारे किसान मारे गए थे, ठीक है, बहुत ही बेकार कानून था। विरोध क्या हुआ, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से जताया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया एंड कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, मतलब जितना हो सके उतना विरोध जताया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसका परिणाम क्या हुआ वो भी बता दिया, साथ में मैंने आपको विरोध भी बताया कैसे इसका विरोध किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और आई होप कि आपको रॉलेट एक्ट जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो कुछ है नहीं, रॉलेट एक्ट क्या है, बहुत आसान है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है रॉलेट एक्ट और परिणाम और विरोध। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे भी। तो अगर आपने पहले ही समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो फिर तबाही तय है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को समझकर बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का नाम ही है सत्याग्रह, तो सभी को पता है सत्य का मतलब होता है सत्य और आग्रह का मतलब होता है आग्रह होना। सत्य की तरफ हमें आग्रह होना, सत्य पर चलना, सत्य की ही जीत होती है लास्ट तक। तो इसी के बारे में आपको बताना। देखो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार है सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह की शक्ति का जो मूल विचार है, मतलब सबसे अच्छा विचार, वो है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, ठीक है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है। पहला पॉइंट समझो, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, और जो आपका संघर्ष है, जो आप लड़ाई लड़ रहे हो वो अन्याय के खिलाफ हो, तो उत्पीड़क से मुकाबला जो है, उत्पीड़क से मुकाबला, आगे पॉइंट समझो, ठीक है। मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको शरीर की बल की आवश्यकता नहीं है, आप सत्य के सहारे ही जीत सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पॉइंट है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में विजय पा जाते हैं, सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष में जो अंततः एट लास्ट तक जो सत्य होता है उसी की जीत होती है। और गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और गांधी जी का एक विश्वास था कि जो अहिंसा का धर्म है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ठीक है, सभी लोग एक साथ हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। 3 ही पॉइंट है, बहुत आसान है, बस आपको सत्य के बारे में बताना है। और भी पॉइंट आप लिख सकते हो सत्य के बारे में, क्योंकि ये पूरा सत्याग्रह ही है, तो सत्य की तरफ आग्रह होना, तो आप सत्य के बारे में जो जानो वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो हमारा महामंडी था, महामंडी के कारण क्या थे, क्यों भैया महामंडी हुआ, तो महामंडी के कारणों की व्याख्या करनी है। देखो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। कब हुआ था, 1929 में जो हमारी आर्थिक महामंडी है ना उसकी शुरुआत हुई। और इस मंडी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, और इस मंडी के बहुत सारे कारण भी थे भाई। हम आपको 4 कारण बताएंगे, 4 ऐसे कारण जो इस मंडी के मेन कारण थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो था एक महामंडी था। महामंडी का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें थी, और महामंडी का मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा मंडी था, जो कि लोगों के जो लोग खरीदते हैं ना उससे 10-15 गुना ज्यादा ही था। मतलब वो खरीदे तो भी ना खत्म हो।
जो दाम है, प्राइस है, वो बहुत ज्यादा गिर भी गई, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें थी वहां। देखो, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसके कारण जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन है उसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब बहुत सारी चीजें बनाई जा रही थी लगातार, ठीक है। तो 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार ना रहा। अब लगातार जब आप बनाते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे माल इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे 1930 तक, ठीक है, इतना ज्यादा भंडार इकट्ठा हो गया ना कि उसका कोई खरीदार ही नहीं था। एंड कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, कृषि क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन के कारण कीमतें गिरने लगी। पहले से इतना बड़ा भंडार है और ऊपर से आप कृषि क्षेत्र के भी भंडार ला रहे हो, तो आपको पता है कि कीमत तो गिरेंगे ही। किसान ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू किया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब और ज्यादा भंडार इकट्ठा हो गया तो कीमतें और ज्यादा गिरने लगी, ठीक है। और यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए और कई शहरों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। एंड अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। जो अमेरिका के शेयर बाजार थे उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई और इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट है, केवल 4 ही पॉइंट आपको समझना है इस महामंडी में। और भी आप लिख सकते हो खुद से ही, बहुत सारे महामंडी के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि महामंडी में बहुत सारे अनाज इकट्ठा हो गए, बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा हो गई, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा हो गए जो पड़ी सड़ने लगी क्योंकि उनका कोई खरीदार ही नहीं था। ऐसे आप बहुत बड़ा लिख सकते हो, बट मैंने आपको वो चीज पॉइंट समझाया है जो मेन है, ठीक है। लिखने को तो आप 2-3 पेज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हमें मृदा अपरदन की रोकथाम करनी है, जो मृदा अपरदन होता है ना, तो मृदा अपरदन की अगर हमें रोकथाम करनी है तो हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखो, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो मिट्टी होता है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। बहुत सारे मानव के द्वारा, जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके द्वारा मृदा अपरदन होता है और बहुत सारे प्राकृतिक चीजों के द्वारा मृदा अपरदन होता है। कुल मिला के मानव के द्वारा भी होता है और प्राकृतिक के द्वारा भी होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हमें मृदा अपरदन रोकना है तो हमें इन सारे कदम को उठाए जाने चाहिए। एक एक पॉइंट को समझो। जैसे पहला पॉइंट है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल की बहाव की गति भी घटती है और इसे समोच्च जुताई कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पर्वतीय ढाल होते हैं, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जो बहाव है वो भी गति घटती है। जब बहाव की गति घटेगी तो मृदा अपरदन कम होगा। साथ में इन्हें समोच्च जुताई भी कहा जाता है। अगर समोच्च जुताई आए तो यही होता है। दूसरा पॉइंट है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है और पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि विकसित है। लास्ट और तीसरा पॉइंट है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनालिका के फैलाव को रोकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है हमें पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, और हम पहाड़ी क्षेत्रों में इन सारे टिप्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना, आपको मृदा अपरदन जो है पहाड़ी क्षेत्र में होगा ही नहीं। तो तीनों आप नोट कर लो, यहाँ से पर्वतीय ढालों से, फिर आपका पर्वतीय ढाल, फिर हमारा पर्वतीय ढाल, ठीक है। तो तीनों के शुरुआत में पर्वतीय ढाल ही है। तो ये हमारा हो गया पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए रोकथाम की विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। आपको 3 ऐसे राज्य के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर हम मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है। और काली मृदा पर हम मुख्य रूप से कौन सी फसल उगा सकते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो अब आप समझ लो। देखो, जो काली मृदा होती है, काली मृदा का रंग काला होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है काली मृदा। इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं, मतलब काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं। और यह लावाजनक सैलों से बनती है। जो हमारी काली मृदा है वो लावाजनक सैलों से बनती है, ठीक है।
लावाजनक, जो लावाजनक शैल होते हैं। और यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। जो हमारा महाराष्ट्र होता है, सौराष्ट्र होता है, मालवा होता है, मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, इन सारों के पठार में ये मृदाएं पाई जाती हैं। और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझा जा सकता है। मतलब काली मृदा में हम कपास की खेती सबसे अच्छा करते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा काली मृदा है, ठीक है। तो काली मृदा में हम कपास की खेती सबसे अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम लोग काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काली मृदा के नाम से, ठीक है। काली मृदा यानी कि काली मृदा को हम काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, काली मृदा के 3 ऐसे राज्य जहां काली मृदाएं पाई जाती हैं, साथ में इस पर हम मुख्य रूप से कौन से फसल उगाए सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगर मैं ये कहूँ रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, तो आपका होश उड़ जाएगा ना, क्योंकि बहुत ही बार आ चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो आपको तैयार ही कर लेना है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल टॉप करना है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब आते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है कि जैव विविधता क्या है। जो हमारी जैव विविधता है वो क्या है, और मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। जैव विविधता का जो मानव जीवन में क्या महत्व है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट जैव विविधता कि है क्या जैव विविधता, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, छोटा सा है। देखो, जैव विविधता का मतलब होता है, जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। मतलब जो जाति होते हैं, जीव होते हैं, उनके बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है वही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव विविधता वनस्पतियों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करता है। मतलब जो विभेद है, जो भिन्नता है, वही जैव विविधता है। और भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है और जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त भी हैं। बहुत सारे प्रजातियां जो है वो लुप्त हो गई हैं। पहले डायनासोर था, अब डायनासोर नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और बहुत सारे अभी भी संकटग्रस्त हैं, मतलब लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। मानव जीवन के महत्व देखो, मानव जीवन के लिए महत्व जो विविधता है उसका, तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से करता चला आ रहा है, ठीक है। जो जीव जगत है उसी से मानव जीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। और मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। और जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव जो है अधिक उपयोगी, थोड़ा सा और है, ठीक है, प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया और कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जैव विविधता का टॉपिक, और आई होप कि आपको ये जैव विविधता का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं अलग अलग, ताकि आपको इसका नोट बना सको, ठीक है। नोट बना लेना जरूर से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है। जो जल दुर्लभता है वो क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। देखो, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय गुण के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। देखो, जल का जो इतना बड़ा विशाल भंडार है तथा ये नवीकरणीय योग्य संसाधन भी है, अब इन सब के होते हुए अगर जल की कमी महसूस की जाए, जो जल है जल की भी भंडार में कमी महसूस की जाए, तो वही हमारी जल दुर्लभता है। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के कारण निम्नलिखित कारण उत्तर नहीं है। जैसे पहला, बढ़ती जनसंख्या। ये तो सभी के लिए भाई एक हानिकारक चीज है, बढ़ती जनसंख्या। देखो, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का असमान वितरण। तो भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। कुएं या नलकूप, देखो
बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर और नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इन सब के कारण हमारा जो जल दुर्लभता है वो हो सकता है। जो जल दुर्लभता का टॉपिक आपको समझ में आ गया भाई। जल दुर्लभता के 3 टॉपिक्स हैं, 3 हेडिंग्स: बढ़ती हुई जनसंख्या, जल का असामान्य वितरण एंड निजी कुएं तथा नलकूप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जल दुर्लभता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 समझो माय डियर स्टूडेंट। यहां लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करो। जो भारतीय कृषि उनकी कोई 3 विशेषताएं बतानी है। देखो, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रकृति पर निर्भरता, जो प्रकृति है उस पर निर्भर रहते हैं। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है और यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता जो है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा अनियमित या फिर नियमित होती है, कृषि उत्पादन में भी नियमित मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, एंड कृषि की निम्न उत्पादकता। देखो, भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिकों की औसत जो है वार्षिक उत्पादन केवल $105 है। $105 का मतलब थोड़ा 10,000 भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही कम है। और यहाँ जो किसान है बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या बहुत है, बट जो उत्पादन है वो बहुत कम है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, खनन फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है हमारे स्टूडेंट भारतीय कृषि की समस्याओं के या भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, ये 3 पॉइंट, प्रकृति पर निर्भरता, कृषि की निम्न उत्पादकता और खनन फसलों की प्रमुखता। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। देखो, संघवाद क्या है? जो संघवाद है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। संघवाद, तो संघवाद के बारे में सबसे पहले आप समझ लो होता क्या है। देखो, संघवाद का मतलब होता है, संघवाद सरकार का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी निश्चित विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। ठीक है, संघवाद की विशेषताएं, पहला, यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। एंड दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और पर यह कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कर वसूलने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, कानून बनाने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान का कोई भी नियम बदलना है तो कोई एक सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होता है। चौथा पॉइंट है यहां देखो, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। पांचवा पॉइंट है, इस प्रकार जो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं और देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा संघवाद और उनकी 5 विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं मैंने आपको बताई है। अब हम लोगों ने देखा 11 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। देखो, 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जो इस प्रकार से है। पहला, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। एंड दूसरा पॉइंट है, इटलावी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर उनके जो है रूप अनेक स्थान पर इनके जो अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, और 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। किसने? ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और यंग इटली नामक सोसाइटी या यंग इटली नामक संगठन स्थापित किया। और चौथा पॉइंट है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया। पांचवा पॉइंट है, 1860 ईस्वी में दक्षिणी
इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमान ने सैनिकों ने प्रवेश किया, यहां पर स्थानीय किसानों की मदद ली और स्पेन को पराजित कर सके। 6वां पॉइंट है 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हो गया। बस इतना है हमारा इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण आपको बस यही पॉइंट्स, आपको 6 पॉइंट समझ लो, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इटली का एकीकरण का ये 6 पॉइंट है, 6 ही पॉइंट हैं ही आपके पूरे इटली के एकीकरण में, और इसको आप बना बना कर बहुत बड़ा लिख सकते हो, बट आपको ये मैंने जो 6 पॉइंट बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो देखो, ऊर्जा के वे संसाधन जो एक बार प्रयोग में करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊर्जा के गैर परंपरागत, जो ऐसा साधन होता है जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते, जिनकी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा। देखो सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या देश है जहां यहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, फोटो वोल्टाइक जो है प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, सभी को पता है। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से, घरेलू उपयोग से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। और हमारा चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, कि भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। देखो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं एक एक को, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और इसमें संघ शब्द नहीं आया। ठीक है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। पहला, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, और संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, जैसे ये हमारा संघ सरकार और राज्य सरकार 2 स्तरीय है। ठीक है, लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। कठोर संविधान, हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है और इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है, तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत कठिनाई के साथ। शक्तिशाली न्यायपालिका, तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला जो है उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट समझो, वित्तीय स्वायत्त, तो यहां है सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। लास्ट है केंद्रीयकृत सरकार या संघवाद। देखो, भारतीय जो है संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें हेतु हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत, ठीक है, संघवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसमें मैंने आपको बहुत सारे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन समझाए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। ज्यादा पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।